यहाँ पर ड्रग्स करने के लिए सुइयां यानी कि सिरिंज और निडल मुफ्त मिलते हैं। मुफ्त में सुई यानी कि जिसको हम बोलते हैं नीडल, और यहाँ पे लोग लेने आते हैं, तो आप इधर ही क्यों आते हैं? दो लोग आए और उन्होंने बोला कि सुइयों वाला अस्पताल यही है। ये किस तरह का अस्पताल? आपको फ्री निडल्स बांटने का एक प्रोग्राम दिया जाता है जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, ऐसा क्यों? 2008 में जो हमारे यहाँ पंजाब में HIV एड्स जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा घर कर चुकी थी। मेन कारण ये था कि HIV की जो शेयरिंग ऑफ नीडलिंग होती है उसको रोका जाए। पंजाब में ड्रग्स की क्या स्थिति है? पंजाब जो हमारा एक विशाल हलता फूलता जिला था, स्टेट था, जो पूरे देश को अन्नदाता के रूप में हम लोग जाने जाते थे। नशे के ऊपर काम शुरू किया था तो ओल्ड एज के बुजुर्ग आते थे, 50, 60, 60 साल, 70 साल के, जो फीम खाते थे। इस टाइम मैं ये बोलूं कि 12-13 साल से बच्चे से लेकर 25-26 साल के बच्चे इस इन्वॉल्व में, जहाँ पर पुलिस भी नहीं जाती, आम आदमी नहीं जाता, वहाँ पर जाके ये ड्रग की एक्टिविटी ये सारा दिन करते हैं। हमें उनको, उनकी फैमिली को काउंसलिंग करके ये मोटिवेट करना होता है कि इससे क्या बीमारियां हो सकती हैं और हम आपको किस तरह इस गंदगी से निकाल सकते हैं। जब आप मुफ्त में सिरिंज मुहैया कराते हैं ड्रग्स लेने के लिए, तो जिनको आप ये देते हैं उनके परिवार वालों में रोष या आसपास की सोसाइटी में रोष आपको नजर आता है? कैसे आपको लत पड़ी? पहले घर वालों को नहीं पता था कि हम नशा करते हैं, घर से पैसे चोरी कर लेते थे। चोरी करते समय मेरे को एक बार पकड़ लिया, जेल चला गया उसके चक्कर में। अब कहते जेल में नशा नहीं मिलता, जेल में भी सब कुछ मिलता है। जब मेरे घर वालों को पता लगा कि मैं नशे करता हूँ, वो तो एकदम ही कहते नशा छोड़ दे, ठीक है। उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। कमरे में मेरे को उल्टियाँ लगने लग गई, शरीर में से पानी निकलने लग गया, चक्कर आने लगा, मेरे से उठा नहीं जाता था। नशा एक मानसिक रोग नहीं है, ये सामाजिक बुराई है। इसको हम काउंसलिंग पार्ट से मोटिवेट कर कर उनको ठीक कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि जिस जगह मैं खड़ी हूं यहाँ पर ड्रग्स करने के लिए सुइयां यानी कि सिरिंज और निडल मुफ्त मिलते हैं, और उसके साथ साथ इस अस्पताल को मान्यता भी प्राप्त है सेंटर और स्टेट दोनों से, तो आप क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे? यकीनन कहेंगे बंद होना चाहिए, सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ ये जानना और सोचना बेहद जरूरी है कि लोहा ही लोहे को काटता है। क्या है इस अस्पताल का जिसको आम तौर पर लोग कहते हैं सुइयों वाला अस्पताल का राज? आइए आपको मिलवाते हैं। तो ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मुहैया कराया जाता है मुफ्त में सुई यानी कि जिसको हम बोलते हैं नीडल, और यहाँ पे लोग लेने आते हैं, तो आप इधर ही क्यों आते हैं? मैडम हम तो इसलिए मजबूरी में आते हैं जी। मजबूरी में आते हैं बस। यहाँ पे आपको मुफ्त में मिलता है? हाँ जी। आपको क्यों लगता है ये मुफ्त में क्यों प्रदान किया जाता है आपको? इसके बारे में मैडम कुछ नहीं पता जी। आपके इस सवाल का सही जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, अभी हमने देखा दो लोग आए और उन्होंने बोला कि सुइयों वाला अस्पताल यही है। ये किस तरह का अस्पताल है? ये एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट द्वारा ये हम इलाज करते हैं। तो आम भाषा में लोगों के पंजाबी होने की वजह से उनके एक्यूपंक्चर या डॉक्टर कोटनेस जिसके नाम पर ये हॉस्पिटल है, वो नाम थोड़ा मुश्किल होता है, तो सुइयों वाला के द्वारा इलाज होता है, इसलिए वो सुइयों वाला हॉस्पिटल के नाम से ना सिर्फ लुधियाने में बल्कि पूरे पंजाब में इस हॉस्पिटल है। यहाँ पर सरकार द्वारा, चाहे वो केंद्र हो या पंजाब की सरकार हो, आपको फ्री निडल्स बांटने का एक प्रोग्राम दिया जाता है जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है कि मैं पिछले 40 साल से नशे को पंजाब को मुक्त कराने के लिए इस मुहिम चलाई थी। 2008 में जो हमारे यहाँ पंजाब में HIV एड्स जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा घर कर चुकी थी, और उनको रोकने के लिए सरकार ने ये कहा है कि जो बच्चे
नशे को तो हम ख़त्म नहीं कर पा रहे, तो उनको रोकने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए कुछ एक नए प्रोजेक्ट चलाए गए थे, जिसमें लुधियाने की जिम्मेवारी डॉक्टर कोटनेस एक्यूपंक्चर हॉस्पिटल को दी गई थी, क्योंकि ये एक सामाजिक संस्था है और इनकी जो इसका मेन कारण ये था कि HIV की जो शेयरिंग ऑफ निडलिंग होती है उसको रोका जाए। उसके लिए हम लोग उनको नई सिडिल और सिरिंज मुहैया करवाते हैं और पुरानी उनसे वापस कलेक्ट करके फाइनल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भेजते हैं, ताकि वो कहीं वो रास्ते में फेंक भी दें तो उससे भी कोई आम आदमी को HIV का ये बिल्कुल मुफ्त सुविधा मुहैया कराते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। इसके अलावा हम लोग जहाँ पर ये एक्टिविटी ये लोग करते हैं, हमारा स्टाफ जाता है वहाँ पर काउंसलिंग करता है, उनको मोटिवेट करके हम केंद्र में लाते हैं और उसके बाद हम HIV टेस्टिंग के लिए सिविल हॉस्पिटल की हेल्प लेते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई HIV पॉजिटिव पाया जाता है तो TB की जो बीमारी है उसके भी स्क्रीनिंग करवाने के लिए टेस्ट करवाते हैं, और अगर कोई HIV पॉजिटिव पाया जाता है उसको ART इसके साथ लिंक कर फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी दी जाती है। तो मेरा अहम सवाल आपसे ये है कि पंजाब में ड्रग्स की क्या स्थिति है? मैडम, मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब जो हमारा एक विशाल हलता फूलता ज़िला था, स्टेट था, जो पूरे देश को अन्नदाता के रूप में हम लोग जाने जाते थे, आज यहाँ ड्रग्स के रूप में, नौजवान पीढ़ी के रूप में एक ब्लास्ट हुआ है, और जिसमें सारी हमारी नौजवान पीढ़ी 70-80% पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुकी है। जिन लोगों के पास थोड़ा माँ बाप के पास पैसा है, वो अपने बच्चों को ड्रग्स से बचाने के लिए हमारे बच्चों को बाहर पढ़ाई के लिए भेज के निकाल रहे हैं। तो पंजाब का क्या होगा ये आपके सामने है कि इस टाइम जब मैंने नशे के ऊपर काम शुरू किया था तो बोल्ड एज के बुजुर्ग आते थे, 50, 60, 60 साल, 70 साल के, जो फीम खाते थे या पोस्त खाते थे, पर समय के अनुसार ये सब चेंज होता रहा। आज जो है स्मैक हमारे पंजाब में, जिसको चिट्टे के नाम से बहुत तेज़ी से घर कर चुका है, पूरी तरह फैल चुकी है। और यहाँ इस टाइम मैं ये बोलूँ कि 12-13 साल से बच्चे से लेकर 25-26 साल के बच्चे इस इन्वॉल्व में, ये प्राइम एज है। जब मतलब अगर इन एज को हम लोग नहीं संभालेंगे तो पंजाब का भविष्य क्या होगा। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि ड्रग्स का ब्लास्ट हो चुका है और हर वर्ग के बच्चे आ रहे हैं, 12 साल तक के बच्चे आ रहे हैं। और आपसे मेरी जब पहले गुफ्तगू हुई थी तो आपने मेरे को ये भी बताया था कि खाली जो लोअर क्लास है तबका भी बढ़ चुका है, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी बच्चे आते हैं। मैं यहाँ, क्योंकि हम लोग निडल सिरिंज फ्री मुहैया करवाते हैं, सरकार की तरफ से भी कुछ रिस्ट्रिक्शन दी गई थी कि केमिस्ट निडल सिरिंज बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचेगा। तो उसको रोकने के लिए जो इन्होंने किया है कि वहाँ से केमिस्ट शॉप से मिलती नहीं है, तो जो लोग यहाँ पर BMSW में भी आते हैं और प्रोफेसर भी आते हैं, और उनको भी जब प्रॉब्लम्स हैं तो वो निडल सिरिंज लेने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ हमारा केंद्र है, यहाँ हमारा स्टाफ है सारा, ये इसी एक्टिविटी में हम लोग ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आपने हॉट स्पॉट्स यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई करे हैं, ये किस तरह से आपने किन पैरामीटर्स पे ये आइडेंटिफाई करा? जब ड्रग्स की प्रॉब्लम हमारे सामने आई तो हम लोग वो देखते हैं कि कहाँ ये एक्टिविटी ज़्यादा होती है। एक्टिविटी जहाँ पर ये लोग बैठते हैं, जो खाली जगह होती है, गंदे नाले होते हैं, जहाँ हमारे लोग सुबह के समय स्टूल वगैरह पास करने के लिए जाते हैं, तो जहाँ पर पुलिस भी नहीं जाती, आम आदमी नहीं जाता, वहाँ पर जाके ये ड्रग की एक्टिविटी ये सारा दिन करते हैं। तो हमने वो कुछ एरिया सेलेक्ट किए और उसी एरिया में से जो बच्चे नशा लेते थे इंजेक्टेबल, उनमें से हम एक निकालते हैं जिनको हम पीयर एजुकेटर के नाम से जानते हैं, उनके थ्रू हम इन लोगों को सिलेक्ट करते हैं। और ये हमारे लुधियाने का पूरा स्पॉट्स है, जहाँ पर कौन से स्पॉट पर कितने लोग डेली इंजेक्शन लगाते हैं, आपस में शेयरिंग करते हैं। ये भी मैं कुछ देख रही हूँ, यहाँ पर ये इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पे बताएं, यहाँ पर आप सब बताते हैं कि ये चीज़ें आप फ्री मुहैया कराते हैं। इन लोगों को हम लोग जब हॉटस्पॉट पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसको जांच लेते हैं, अपने सेंटर के साथ जोड़ते हैं, तो हमारा जो रूटीन का काम होता है, सबसे पहले हम उनका पर्सनल कांटेक्ट होता है। पर्सनल कांटेक्ट के मीन हमें उनको, उनकी फैमिली को काउंसलिंग करके ये मोटिवेट करना होता है कि इससे क्या बीमारियां हो सकती हैं और हम आपको किस तरह इस गंदगी से निकाल सकते हैं। उसके लिए यहाँ हम निडल सिरिंज फ्री, नई निडल सिरिंज हम डेली के डेली उनको प्रोवाइड करते हैं। तो क्या HIV का क्या ग्राफ है अभी, और साथ में सिफिलिस भी हम देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है?
2008 और 9 से पहले HIV की कहीं भी समस्या नहीं थी। पंजाब की जब बात करते तो कहते थे पंजाब पढ़ा लिखा सूबा है, यहाँ पर HIV नहीं है, साउथ में ज़्यादा है। पर हम लोगों ने 5 स्टेट में से लेकर जो हमारे ज़िले हैं मेन लुधियाना है, पटियाला है, संगरूर है, बठिंडा, तरनतारन, यहाँ पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में लिया था। और हम लोगों ये अमृतसर जो गुरु पीरों की धरती, जो हमारे लिए रिलीजियस के लिए टेम्पल हैं, वहाँ पर जो HIV जो हम लोगों ने टेस्टिंग का डाटा लिया था, उसमें से 55% HIV पॉजिटिव पाए गए। 55%। और लुधियाने की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 26% लोग HIV से पॉजिटिव थे जो ड्रग्स यूज कर रहे थे। जब आपने शुरुआत करी थी तो पुलिस का जो तगमा है वहां पर भी HIV को लेकर काफी विरोध हुआ, लोगों में काफी रोष भी रहा, और साथ ही साथ पुलिस वाले खुद भी ओपनली आके नहीं बोल सकते थे ताकि उनकी नौकरी पर ना आ जाए। उसके बारे में जरा हमको बताएं। मैं आपको यहाँ एक पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। हम लोगों ने संगरूर में लद्दा कोठी में एक कैंप लगाया। उस टाइम डॉक्टर PM दास जो IG होते थे, उनकी हेल्प से हम लोगों ने, और सरदार इकबाल सिंह जो हमारे उस टाइम के SP थे, जो उनकी एफर्ट से हमने कैंप लगाया। और पहले दिन हमने 26 पुलिस वालों को वहाँ से रजिस्टर्ड किया। और दोस्तों, हम चाहेंगे जो अभी ये बात बता रहे हैं उसको ज़रा आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ड्रग्स को लेकर जो हमारी सोसाइटी है उसमें एक रोष आया है। लोग ये नहीं समझ पाते कि ये एक एडिक्शन है और इसको धीरे धीरे जड़ से हटाया जा सकता है, ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। हम चाहेंगे आप इस बात को ध्यान से सुनिए। जो पुलिस वाले हमने रजिस्टर्ड किए थे, क्योंकि हमारा केंद्र में हम एक्यूपंक्चर जो चाइनीज सिस्टम है उस निगल के द्वारा हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा स्टॉल पे ज़्यादा दवाई नहीं देनी, ड्रग फ्री लाइफ के करते। क्योंकि हम लोग निगल इस्तेमाल करते हैं तो हम सब लोगों की HIV टेस्टिंग करते थे। आपको हैरानी होगी, उन 25 में से 4 HIV पॉजिटिव पुलिस वाले जवान पाए गए। तो फिर उनका कैसा बाद में रिएक्शन था, नज़रिया कैसा रहा डिपार्टमेंट का भी और पुलिस वालों का जो खुद HIV पॉजिटिव पाए गए थे उनका? कैंप के बाद खत्म, दोपहर को हम लंच ले रहे थे डॉक्टर PM दास से, सरदार इकबाल सिंह जी गिल से। तो उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा हमें प्रोटोकॉल सरकारी ये कहता है कि जो HIV पॉजिटिव है हम उनको कंटिन्यू जॉब में नहीं कर सकते। तो मुझे यहाँ फ़ख्र महसूस होता है कि हमारी संस्था की तरफ से उनको मोटिवेशन करने के लिए उनको ये कहा गया कि ठीक है, आप उनकी सर्विस बुक के ऊपर ये मेंशन कीजिए ये मेडिकल कारण से HIV पॉजिटिव है। अगर आप इनको जॉब से निकाल दोगे ये समस्या हल नहीं होगी, बल्कि फैलाने में ये लोग योगदान देंगे। तो उनकी, बल्कि हम ये चाहते हैं इनकी फैमिली का भी टेस्टिंग की जाए, अगर कुछ निकलता है तो उनका हम फ्री। और उनकी इनिशिएटिव से उन्होंने उस टाइम 84 के बाद जब बात होती है, अतवाद का समय था, तो उन्होंने पूरे थानों में एक लेटर भेजा था कि जो पुलिस जवान नशे में किसी वजह से भी, चाहे ड्यूटी ज़्यादा देने की वजह से या कोई हम कह सकते हैं किसी भी रीजन से टेररिज्म के टाइम में अगर नशे से युक्त हो गया, डिपार्टमेंट उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट लुधियाने केंद्र में, हमारे केंद्र में कराएंगे। और 1 महीने की उनको फ्री जो है सैलरी भी नहीं काटी जाएगी, बट वहाँ का सर्टिफिकेट चाहिए कि वो पूरी तरह नशा मुक्त होकर आया। और मैं यहाँ बड़े पहली बार हुआ था कि 125 के करीब पुलिस वालों ने यहाँ से इलाज किया था। जब सबसे बड़ी, इसके बाद हम लोगों ने जेल में भी इसी चीज़ को करने के लिए हमने जेल में भी आपको बताना चाहेंगे कि नशा, चाहे हम जेल में एक बंदिश होती है बट वहाँ भी हर चीज़ मिलती है। मैंने लुधियाना जेल में 2005 में 1.5 महीना नशा मुक्ति कैंप लगाया। इसमें से 105 के करीब जो कैदी थे वो सजा याफ्ता, उनका इलाज किया। और यहाँ मुझे ये भी बताना कि वो उसी मॉडल को लेकर उस टाइम के IG साहब ने, जेल वालों ने मुझे ही कहा कि आप पूरे जेल, सब लुधियाना पंजाब के सब जेलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, आप वहाँ भी करोगे। मैंने कहा मैंने आपको ये बोला है कि यहाँ भी एक नशा मुक्ति इस ढंग से हो सकती है। मैं आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ, सुपरविजन करने के, पर हम लोग आपको एक ट्रेलर दिखाया कि ये काम हो सकता है। पिक्चर आपको खुद ही बनानी है। बिल्कुल। अब मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि जो आपका यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि मुफ्त में सिरिंज बांटना, ये पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पाते
और आप तो हर वर्ग के लोगों के पास जाते हैं, तो जब आप मुफ्त में सिरिंज मुहैया कराते हैं ड्रग्स लेने के लिए, तो जिनको आप ये देते हैं उनके परिवार वालों में रोष या आसपास की सोसाइटी में रोष आपको नजर आता है? ऐसा है, जब नेबर्स के साथ हम बात करते हैं, पड़ोसियों के साथ बात करते हैं, तो वो कई शुरू में तो हमें उन लोगों ने हम लोगों के ऊपर ब्लेम लगाया कि आप तो इन लोगों को प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि हम एडिशनल हेल्प कर रहे हैं, आप उसका इलाज कर रहे हो, मेडिकल दवाई फ्री दे रहे हो, निगल सिरिंज रोज प्रोवाइड करते हो, तो इट मीन आप उनको तो बाहर निकालने में। तो मैंने उनको ये बताया कि जब तक हम लोग उनको काउंसलिंग नहीं करके उनको मेंटल सेटअप को चेंज नहीं कर पाएंगे, ये नशा मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो सरकार ने भी ये बोला था कि हम नशा मुक्त नहीं कर सकते, कम से कम हार्म रिडक्शन, कम से कम समाज का, नौजवान पीढ़ी का नुकसान हो उसको रोका जा सकता है। जैसे कि मैं देख सकती हूँ यहाँ पर भी एक पोस्टर लगा हुआ है, आप इसके बारे में भी बात कर रहे थे कि कैसे आप नशा ठीक ढंग से ले सकते हैं। ये पहले पोस्टर की हम बात करें, अमित हमारे साथ, हमारे कैमरामैन अमित हैं। अमित, ये पोस्टर दिखाइए। इस पोस्टर में अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ ये दिखाया गया है कि अगर आप नशा करते हैं तो सही ढंग से करें, वरना आपको उसका जो नुकसान है वो दुगना तिगना हो सकता है। ये दोनों साइड में हमने एक तरफ लगाया कि कौन सी जगह इंजेक्शन या नशा लेने के लिए सेफ साइड है, कौन सी से आपका नुकसान हो सकता है, कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। ये किस तरह की तस्वीर? जरूरत इसलिए पड़ी कि मैं आपको पीछे ले जाए, हमारी रियल पिक्चर है, जो पेशेंट जो इंजेक्टेबल ड्रग यूजर थे उनको जहां हमने यहाँ मेडिकल मुहैया करवाया, ट्रीटमेंट दिया, ब्लेसिंग की, इंजेक्शन इन्फेक्शन को रोकने के लिए मेडिसिन दी, डॉक्टर प्रोवाइड करते थे। हमने ये भी बताया कि सेफ साइड। अब इस चीज़ को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि हम तो प्रमोट कर रहे हैं कि आप कहाँ इंजेक्शन लेंगे आप बच जाओगे, आपको अधरंग नहीं होगा, आपकी नाड़ जो नस है खून वाली वो ब्लॉक नहीं होगी, कहाँ लगाना इट मीन। बट हमारे लिए ये था कि हार्म रिडक्शन, हम किस तरह इस नुकसान को रोका जा सकता है। जो ये प्रॉब्लम थी, इससे HIV बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको रोकने के लिए हमने ये सेफ प्रैक्टिस निगलिंग का भी किया। लाजवाब। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एकदम से इंस्टेंट रिएक्शन नहीं होता कि आप नशा छोड़ दीजिए, धीरे धीरे तसल्ली से, आराम से, काउंसलिंग करके किस तरह से नशे से छुड़ाने की पुरजोर कोशिश होती है। कैसे आपको लत पड़ी? मैं जब 9वीं क्लास में पढ़ता था ना, तब मैं यार दोस्तों के साथ लग के नशा करने लग गया। तो ये एक्चुअली ग्रुप में करते हैं कि इकट्ठे मिलके? कोई आपको लगता है कि कोई आपको इसके लिए कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है या उनको कहीं ना कहीं से पैसे मिलते हैं, ऐसा कुछ होता है? यस मैम, क्योंकि मैम अकेले आदमी तो कर नहीं सकता, ये तो महंगा बहुत है, 1000 रुपये का आता है कम से कम। इसलिए हम 2, 3, 4 जने मिलके पैसे इकट्ठे करके फिर करते हैं। जब नहीं मिलता मैम फिर गलत काम करने पड़ते। पहले घर वालों को नहीं पता था कि हम नशा करते हैं, घर से पैसे चोरी कर लेते थे। जब पढ़ता था मैं तभी करने लग गया था, हौली हौली करता गया, यार दोस्तों के साथ मिलजुल के करता गया। बहुत दिन हो गए मैम, पता नहीं लगा किसी को भी करता गया। फिर इसी के चक्कर में मैम चोरी करने लग गया, लुट खो करने लग गया, ऐसे गलत काम सारे बहुत करने लग गया। फिर चोरी करते समय मेरे को एक बार पकड़ लिया, जेल चला गया उसके चक्कर में। अब कहते जेल में नशा नहीं मिलता, जेल में भी सब कुछ मिलता है, बस पैसे की ज़रूरत है, जेल में भी नशा मिलता है। फिर या मैम घर घुर मेरा बिक गया सारा ही कुछ। फिर मैं यहाँ पे आया सर मुझे मिले, दमन सर, तो उन्होंने मुझे कहा कि कहते काम करोगे? मैं कहा सर ज़रूर करूँगा। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि मोटिवेट किया कि नशा छोड़ना है। मैं से छोड़ा नहीं जाता, बहुत बार छोड़ के मैम फिर लग गया था। ये ऐसा नशा है कि जैसे कोई संगत में छोड़ दो, एक बार भी कोई यार दोस्त मिल जाएगा, बस एक बार कहेगा कि आजा सामान लगा ले, फिर मन करने लग जाता है, लगाने का छोड़ा नहीं जाता। फिर दमन सर ने मेरे को समझाया, दवाई लगाई मेरी, फिर मैम हौली हौली करके नशा छोड़ा। फिर इंद्रजीत सर ने मुझे, डॉक्टर ने, उन्होंने बहुत समझाया, तो उनके चलते यही काम मिला, तो इसके चलते मैं नशा छोड़ने सका। क्या लक्षण होते हैं कि घर वालों को पता लगे कि शायद हमारा बच्चा, बच्ची या कोई बड़ा नशे की दलदल में जा रहे हैं? मैम लक्षण ये होते ना कि जब आदमी ये नशे में लग जाता है ना, तो जब तक नशा नहीं करेगा उससे ना खाना खाया जाएगा, ठीक है, ना पानी पिया जाएगा, उसका शरीर तड़पता रहता है, घर में बैठ नहीं सकता है, रात को नींद नहीं आएगी, सिर दुखता रहेगा, उसके पैर दुखते रहेंगे। जब घर वाले किसी चीज़ को खाने के लिए कहेंगे उसका मन चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी से प्यार में बात नहीं करता, बस वो कहीं से भी बस उसको पैसे चाहिए। जब पैसे दे दोगे तब वो प्यार से बात करेगा, नहीं तो हर एक से गुस्से से बोलेगा, गालियाँ निकालेगा। आपको क्या लगता है? अमित, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप ये बताओ कि आपके जब
सबसे पहले माँ बाप को पता लगा था कि आप नशे में फंस चुके हो, वो आपके क्या उस टाइम लक्षण थे, क्या शरीर पे आपका था, कैसे उन लोगों को पता लगा कि जजमेंट हुई कि आप नशे से युक्त हो चुके हो? जब मेरे घर वालों को पता लगा कि मैं नशे करता हूँ, वो तो एकदम ही कहते नशा छोड़ दे, ठीक है। उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया कि नशा छोड़ दे। पर जब उन्होंने मेरी हालत देखी, कमरे में मेरे को उल्टियाँ लगने लगी, शरीर में से पानी निकलने लग गया, चक्कर आने लगा, मेरे से उठा नहीं जाता था। तब उन्होंने डॉक्टर को चेक कराया। डॉक्टर ने कहा कि ये एकदम नहीं छोड़ा जाएगा, एकदम छोड़ेगा तो इसका अटैक भी पड़ सकता है, सांस रुक से भी मर भी सकता है। फिर मेरे को सिविल अस्पताल लेके गए, वहाँ पे दवाई कराई। कहते एकदम छोड़ने से आदमी बहुत कमज़ोर हो सकता है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि अगर पता लगता है तो एक जाहिर सी बात है कि जो आपके अपने हैं उनको देख के आपको बहुत चिंता हो जाती है और आपको लगता है कि बस एकदम से ख़त्म हो जाए, तो इसमें जो घर वाले होते हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह है? क्योंकि सबसे बड़ी है कि समस्या जो नशा युक्त बच्चे होते हैं उनके परिवार में, समाज में एक कोड के रूप में देखा जाता है कि, और बहुत ज़्यादा ये महसूस किया जाता है कि अगर मेरे पता लग जाएगा कि मेरा बच्चा है, इसकी शादी नहीं होगी, इसको कहाँ से काम मिलेगा, तो उस चक्कर में वो कहीं क्वैक डॉक्टरों के हाथों चल जाते हैं, जिससे चला लेते हैं। वो एक दवाई छोड़ कर दूसरे नशे की तरफ लगा। और जो हमारी सरकार ने नशा मुक्ति केंद्र बनाए हुए हैं उसमें भी कई चीज़ें इरेगुलरिटी हैं, जो पूरी तरह नियमित जो चाहिए वो सहूलत नहीं मिल पाती, तो जिसकी वजह से ये लोग नशा छोड़ने के बावजूद फिर लग जाते। तो हमें ज़रूरत ये है कि, क्योंकि पीछे यहाँ पंजाब में और हरियाणा में एक दो प्रॉब्लम्स आई थी कि एक प्राइवेट नशा केंद्र में किसी नौजवान की मौत हो गई थी, तो डिप्टी कमिश्नर मोहाली वालों ने वो नशा केंद्र बंद कर दिया था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि कहाँ कहाँ चलते हैं, तो सारे उसके बाद जो मिनिस्ट्री सोशल से चलते उनसे भी पूछा गया, तो हम लोगों ने उनको डाटा दिया कि ये स्टाफ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। तो पंजाब ने, क्योंकि नोडल ऑफिसर एक साइकेट्रिस्ट था, तो उसने अपने हिसाब से एक लाइसेंस देने के लिए बनाया उसने, जिसमें हम ये महसूस करते हैं कि मुझे 25 साल हो गए थे उस टाइम नशा मुक्ति केंद्र चलाते हुए, कि नशा एक मानसिक रोग नहीं है, ये सामाजिक बुराई है। इसको हम काउंसलिंग पार्ट से मोटिवेट कर कर उनको ठीक कर सकते हैं, ना कि मानसिक डॉक्टर को देकर मानसिक। तो उन्होंने नहीं माना। उन्होंने ये कहा कि एक लाइसेंस लेने के लिए पंजाब में आपको साइकेट्रिस्ट मस्ट रखना पड़ेगा। जब पंजाब गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यहाँ के हिसाब से 16 बंदों का स्टाफ चाहिए, 16 आदमी का स्टाफ चाहिए, जिसमें साइकेट्रिस्ट मस्ट है। जब हम पंजाब से हटकर पूरे देश की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से 428 केंद्र चलाए जाते हैं पूरे इंडिया में, तो उनके नॉर्म के हिसाब से 11 आदमी चाहिए थे, जिसमें सिर्फ एक मेडिकल ऑफिस डॉक्टर था। सिर्फ आपने उसको कोई प्रॉब्लम होती है फिजिकल तो वो उसको दवाई देता था, ना कि ये मानसिक। मेजर रोल काउंसलिंग का होता है। तो यहाँ वो चीज़ नहीं हुई, जिसकी वजह से पंजाब में नशा मुक्ति केंद्र भी कुछ बंद हो गए, कुछ जो प्राइवेट हैं वो। तो आपका कहना है कि काउंसलिंग पर जोर देना सरकार के लिए बहुत अहम है? बिल्कुल, इसके लिए नॉर्म्स ठीक करने की ज़रूरत है। स्टेट और सेंटर के जो हमारे नॉर्म्स हैं उस हिसाब से जब पूरे विश्व भारत में सामाजिक सुरक्षा से जो केंद्र चल रहे हैं वो अच्छी तरह चल रहे हैं, उनके रिजल्ट अच्छे हैं, तो क्यों नहीं हम उन्हीं रूल को हम पंजाब में लागू करते हैं। अपने स्वार्थ के कारण या किस वजह से इन्होंने अपने नॉर्म्स कुछ अलग किए, जिसकी वजह से बहुत से केंद्र बंद हो गए। ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी एडवाइस आ रही है कि अगर हम चाहते हैं कि पंजाब नशा मुक्त हो तो हमें हमारा नज़रिया सबसे पहले बदलना पड़ेगा। आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगी कि कौन सा एक वो कदम था, अगर जब आपने ड्रग्स लेना शुरू करा, अगर आप वो उठा लेते, बहुत ज़मीनी स्तर पर हम बात करेंगे, प्रैक्टिकल, अगर मैं उस दिन ये कर लेता तो शायद मेरे को नशे की आदत ना पड़ती, तो ऐसी कौन सी एक हिदायत है जो आप बाकी लोगों को देना चाहेंगे? जैसे मैं ना दारू पीता था पहले, तो घर वालों से लुक छिप के दारू पीता था, तो घर वाले मेरे को मना करते थे कि दारू नहीं पीनी, दारू नहीं पीनी है। मैं ठीक है नहीं पीता, पर थोड़ी सी नशे की लत लग गई थी कि मेरे को नशा चाहिए। तो एक बार लड़के ने मेरे को कहा कि ये नशा करके देख, घर वालों को भी नहीं पता लगेगा, ना किसी बाहर वालों को पता लगेगा, ना इसकी कोई स्मेल है, ना कुछ पता लगता। मैंने वो पहली बार किया तो नशा मेरे को अच्छा हुआ। घर पे भी गया, घर वालों को किसी को नहीं पता लगा कि हाँ स्मेल आ रही है ना कुछ है, इसके चलते मैं लग गया। जो उस दिन ना करता तो आज मेरी ज़िंदगी ना ख़राब होती। जो आपके दोस्त थे जिन्होंने आपको नशे की लत लगाई, तो ऐसी जो कंपनी है इससे कैसे बचा जा सकता है? मैडम इस कंपनी से ना, जैसे अब
आप उस संगत में ना जाओ, जो नशे करते हैं लोग उनके साथ बातचीत ना करो। अगर बातचीत नहीं करोगे फिर तो सब बचे रहेंगे। अगर एक भी संगत में चल जाओ तो साथ साथ वो एक बार भी कहेगा कि हाँ कर ले, बस मन चल जाता है उसी का। मन को मनाने की ज़रूरत है, जब मन आपका स्ट्रांग होगा फिर नहीं कर पाओगे। एक और रीज़न है कि जब ये लड़के लगते हैं करने के लिए, वो है ऐसे कि जब सेक्स के लिए करते हैं ना, कई लड़के तो इस चलते इस नशे के दलदल में फंसे जा रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि नेचुरली जब शुरुआत में ये नशे में प्रस्त होते हैं तो लोगों का जो पीयर्स होते हैं, साथी होते हैं, वो ये बोलते हैं कि इससे आपको सेक्स की पावर बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा। उस चक्कर में ये बच्चे नौजवान फंस रहे हैं। और एक्चुअल क्या है, जब मैं पंजाब में स्मैक, हीरोइन और चिट्टा जो हम कॉमनली लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, इससे आने वाले जो नुकसान हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। शुरुआत में तो सेक्सुअल पावर बढ़ती है, पर धीरे धीरे ये नामर्दी की तरफ ले जाते हैं। और यही कारण है कि परिवार में डिवोर्स हो रहे हैं और बीवियां जो हैं अपने पति को छोड़कर आसपास में देखने लग जाती हैं, तो झगड़े होते हैं। और जब नशे की पूर्ति के लिए आदमी थोड़ा करता है तो उसको और बढ़ाने के लिए चोरी करता है, शिकारी करता है, स्नैचिंग करता है, ताकि वो मेरे नशे की पूर्ति बढ़ रही है। सवाल ये है कि किस तरह छोड़ा जा सकता है। सबसे बड़ी ये काउंसलिंग मेजर पार्ट है। फैमिली काउंसलिंग चाहिए, नेबर काउंसलिंग चाहिए। दूसरा ये सरकार का, राजनीतिक सभी पार्टियों का दिल साफ होना चाहिए कि हमें पंजाब को नशा मुक्त करना है, बट वो नहीं है। तो ये अहम जो बात निकली है कि हर राजनीतिक पार्टी जो पंजाब में या किसी भी और स्टेट में आती है, उनका दिल साफ होना चाहिए कि नशा मुक्त हो उनकी स्टेट, नशा मुक्त हो पंजाब। काउंसलिंग एक बहुत अहम मुद्दा है। अगर आपके आसपास कोई ड्रग्स करता है तो उसको धुतकारे ना, बहिष्कार ना करें। एक भी बच्चे को, बड़े को आप अगर ड्रग्स की दलदल से बाहर निकालते हैं तो वो हो सकता है अपने साथ 10 को भी बाहर निकाले और धीरे धीरे करते करते हमारा पंजाब नशा मुक्त बने। हमारी ये कोशिश है द समर न्यूज़ में कि आपको ड्रग्स से रिलेटेड जो भी कार्य कर रही है सरकार, केंद्र में हो या फिर पंजाब में हो, आपको हम बताते रहें और हमारे पंजाब को, जिसको उड़ता पंजाब भी कहते थे, बहुत जल्दी ज़मीनी स्तर पर लेके आएं और नशा मुक्त कराएं। बने रहें द समर न्यूज़ के साथ।